हम अपने स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब को भी खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ सवाल एक बड़ा अहम है और यकीनी तौर पर जब हम डायनामिक्स देखते हैं ख़ित्ते की, और एक तरफ जो है वो मगरिब की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत जो है वो इंडो पैसिफिक की जब पॉलिसी आती है तो उसमें भी कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, और जब साउथ एशिया की पॉलिसी आती है तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा खाल खाल जिक्र होता है। तो हिंदुस्तान को एक शय दी गई और जिसकी बुनियाद पे आज इंतहा पसंद मोदी सरकार जो है वो हिंदुओं के अलावा, और शायद उसमें भी जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं उनके अलावा किसी को इंसान समझने को तैयार नहीं है। जो रवैया इस वक्त जो है वो दिल्ली का अपने मुल्क के अंदर और फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो रवा रखा गया है, इसके खित्ते के लिए क्या मुज़र और मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि आइंदा साल जो है हिंदुस्तान में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक़ है तो दुनिया को इसका अच्छी तरह से इदराक है। पाकिस्तान पिवोट है एशिया का। पाकिस्तान उस जंक्चर के ऊपर है जहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो इंजन है, दुनिया की इकनॉमिक ग्रोथ का जो इंजन है, उसके बिल्कुल जंक्चर के ऊपर हम बैठे हुए हैं। एक तरफ आपके फार ईस्ट एशिया और चाइना है, दूसरी तरफ आपके मिडल ईस्ट है, साउथ वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है। तो हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ख़ुद एशिया पैसिफिक में अगर जिक्र नहीं भी है तो अमेरिकन को अच्छी तरह से दर्क हो गया है कि एशिया पैसिफिक में पाकिस्तान के बगैर चला नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिकन तो एशिया पैसिफिक को भी इंडो पैसिफिक कहते हैं ना? जी, इंडो पैसिफिक कहते हैं। वो अमेरिकन स्ट्रेटजी है, उसमें सेंट्रल पोजीशन इंडिया की है, जबकि दूसरे जो मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक के वो इसको इंडिया को सेंट्रल पोजीशन नहीं देते। लद्दाख के बाद अमेरिकन के अंदर ये दर्क पैदा हुआ है कि इंडिया उस काबिल नहीं है जो वो चाहते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान को डिजर्ट करना बहुत बड़ी गलती है। इस्तेदाद भी नहीं है और फिर इंडियंस खैर अपना ये रोल इस तरह का प्ले करना भी नहीं चाहते, वो दोगलापन अपना दिखा जाते हैं। आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि आपने मोदी का जिक्र किया, तो पाकिस्तान की अहमियत बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया जानती है और यही वजह है कि CPEC यहाँ से गुजर रहा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। ममालिक इसको ब्रिज समझते हैं, वेस्ट एशियाई ममालिक समझते हैं कि गर्म पानियों तक जो है वो पाकिस्तान के बगैर और यही वजह है कि अमेरिकन से दोबारा री एंगेजमेंट की है पाकिस्तान के साथ। आपको सेंटकॉम के कमांडर आते हुए नज़र आ रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर इसी तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जॉइंट वेंचर डिफेंस के अंदर और मिलिट्री एक्सरसाइजेज और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। आ जाते हैं कश्मीर के मसले पे। इससे पहले कि मोदी साहब की पॉलिसी को मैं डिस्कस करूं, देखें अमेरिका की जो फाउंडिंग फादर थे ना, उन्होंने आइडियलिज्म पे कंट्री को वजूद में लेकर आए कि वी आर मेकिंग अ सिटी अपॉन अ हिल, ऐसी मॉडल सोसाइटी जो दूसरे फॉलो करेंगे। तो आइडियलिज्म उनके हिस्टोरिकली उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा आपको नज़र आती है, जिसमें ह्यूमन राइट्स, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप जेफरसन से लेकर विल्सन तक आ जाएं और प्रेसिडेंट क्लिंटन तक आ जाएं, ओबामा तक आ जाएं, तो आपको एग्जैक्टली जो अमेरिकन आइडियलिज्म है वो नुमाया नज़र आती है। अब वो किस हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक अलग बात है, जहाँ पे वॉर इंडस्ट्री जो है अमेरिका के अंदर उसके अपने मफादात हैं जो जंगो जदल को वो हवा दे रहे होते हैं। तो लिहाजा जब वो डायरेक्टली किसी हुकूमत को जिसके साथ उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं सवाल पोज नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या करते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं सवाल को। इसलिए अमेरिका में वाशिंगटन में जो खातून ने सवाल किया, फिर प्रेसिडेंट ओबामा कोई आम शख्सियत तो नहीं है जो CNN पे बैठ के जो इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है ठीक नहीं है, डेमोक्रेसीज के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी में अहमियत रखता है। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट टॉलरेंस है। टॉलरेंस आपका सबसे बुरा मुखालिफ, उसकी हरकतों, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को टॉलरेट करना है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। बिल्कुल उन्होंने कहा जो इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज हैं वो इंडिया को टूटने की तरफ ले जा रही हैं। यही मेरा मौक़िफ़ है कि आप बुलेट ट्रेन्स चला लें, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, टेस्ला आ रहा है, फलाना आ रहा है, सेमी कंडक्टर की बात हो रही है, वहाँ से तो खैर वियतनाम वापस हो गया, पुल आउट हो गया उसमें से। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोहेसिवनेस नहीं रहता, हम आहंगी नहीं रहती, तो क्या आपकी आर्मी लड़ सकती है? क्या आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रह सकती है? इन्वेस्टर को तो स्टेबिलिटी चाहिए ना जनाब। अगर स्टेबिलिटी नहीं है माशरे के अंदर
तो इन्वेस्टर तो भाग जाएगा। यही वजह है कि दुनिया का इन्वेस्टर चाइना में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, वहाँ रिलेटिवली स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उनका जो लेबर है वो स्किल्ड है जी। तो हाँ, इंडिया में क्या पड़ा है इस हवाले से? इंडिया का साउथ जो है वो बड़ा सेंसिटिव है इस हवाले से, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं और वो बड़े फिक्रमंद हैं मोदी साहब की इस पॉलिसीज़ के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि ममता बनर्जी जो हैं वो मुसलसल जो है वो मोदी के इतने इन्फ्लुएंस के बावजूद बंगाल के अंदर जो है वो किसी किस्म की तब्दीली मोदी साहब नहीं ला सके, और यही वो वजह। और गालिबन जो है वो जो साउथ इंडिया है वो सबसे ज़्यादा तालीम के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से और स्किल्ड है, बहुत स्किल्ड है। डॉक्टर साहब यहाँ खुसूसी तौर पे जब मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं कि वो पाकिस्तान के साथ जंग भी नहीं चाहते, सदर्न इंडिया वाले, उन्होंने मोदी पे प्रेशर डाला था कि आप चाइना के साथ जंग मत करें। जी, वैसे देखा जाए तो जो इंडियन ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जिसको हम कोवर्ट कहें या ओवर्ट स्ट्रेटजी कहें, ज़ाती तौर पे समझा ये जाता है कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त सरकार है वो शायद पाकिस्तान से जंग वो भी नहीं चाहती, यानी कि मोदी सरकार जो है, लेकिन वो इस जाहिरियत को अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती। जैसे हमने पुलवामा में देखा, हमने पठानकोट में देखा, हमने उड़ी में देखा। तो आप समझते हैं कि जो आइंदा साल इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस वक्त जो है वो हुर्रियत रहनुमा पाबंद सलासिल हैं, ख़ास तौर पे शब्बीर अहमद शाह साहब, उनका एक केस जो है वो दिल्ली में कोर्ट में मौजूद है। इसी के साथ साथ जो है वो यासीन मलिक साहब जो हैं, एनसीए ने जो है वो उनकी डेथ पेनल्टी मांगी है। तो आप समझते हैं कि ये हुर्रियत रहनुमाओं को वो अपनी सियासत की भेंट चढ़ा सकते हैं? ये खदशात मौजूद हैं क्योंकि कश्मीरी ये बात कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो आइंदा साल जो इंतखाबात हैं उसमें कोई मुहिमजोई की जा सकती है पुलवामा तर्ज की? देखिए, उसके तो बहुत सारे आसार मौजूद हैं, बल्कि जो उनके एक्स गवर्नर हैं गोवा के और कश्मीर के, मिस्टर मलिक, जी हाँ, उन्होंने तो कहा है, तो सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में भी हो सकता है, इवन अपने पार्टी का कोई लीडर भी मरवा सकते हैं और उसका इल्जाम किसी और पे धर सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार इसमें बहुत तजुर्बा रखती है। एग्जैक्टली, और वो करते आए माजी के अंदर। ये जो आपने उड़ी का जिक्र किया, पुलवामा का जिक्र किया, ये तो ड्रामा था। मलिक साहब ने, अजयपाल मलिक साहब ने, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली उसको उन्होंने बता दिया। फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यहाँ पे तो एक कवाई शहीद हुआ था मेरे ख्याल में, आपको याद होगा, जो यहाँ पे उन्होंने हमारे कव्वे और चंद दरख्तों का नुकसान तो और फिर उसके बाद हमने जो जवाब दिया उनको, तो लिहाजा उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन चूंकि इस वक्त बीजेपी बहुत कमज़ोर पोजीशन के ऊपर है, एक जो कांग्रेस कमज़ोर हुई थी उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसकी लीडरशिप राहुल गांधी से इख्तलाफ करके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल लेवल पे बनाना शुरू कर दी थी। अब वो 26 पार्टीज का हो चुका था, 26 अपोजिशन पार्टीज का अलायंस बन गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ट्रेंड देखें इलेक्शंस में, आपका कर्नाटका हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका आसाम हो गया, उसके अंदर जो बीजेपी है वो शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस जो है उसको फतह मिली और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो विन कर गई। बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद फिर आप ये देखें, जो सोसाइटी में जो सैन वॉइसेस हैं वो बड़ी पावरफुल बन के उभर रही हैं। अगर आप बरका दत्त के आर्टिकल्स पढ़ें, अगर आप अरुंधति राय को पढ़ें, और जो इंडियंस स्पेशली जो बाहर रहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर, बहुत सारी इस तरह की डिबेट्स मिलती हैं। लेकिन मोदी सरकार पढ़ने को तैयार नहीं है। नहीं, वो पढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वो पोजीशन कमजोर है जी। अब आप कश्मीर की जो फीलिंग थी ना, वो पहली मर्तबा इंडियंस के अंदर फीलिंग वो डेवलप हुई है कि यार अच्छा, कश्मीरियों के साथ ये हो रहा था जो दलित्स के साथ यूरिन पास एक बड़ी जात वाला करता है। फिर आप मुस्लिम्स को मार रहे हैं, फिर आप क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, आप दूसरी माइनॉरिटीज को मार रहे हैं। माइनॉरिटीज के बगैर तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। मसाजिद को जलाना, गिरजाघरों पर हमला करना, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी स्कूल चला रही है उनके ऊपर अटैक करना, मदरसे के बच्चों को अटैक करना, मुस्लिम खवातीन की लिंचिंग करना, बहुत सारे ऐसे आपको वो पाए जाएंगे, शवाहिद आपको मिलेंगे, जिससे जो माशरा है वो मुतनफ़िर हो गया। जिनकी उम्मीदें थी मोदी साहब पे वो हट गई हैं। मोदी साहब के पास एक ही हथियार है जी, मैं देखें $3 ट्रिलियन इकोनॉमी को $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे लेके जा रहा हूँ। यार, बंदे की माशरे के अंदर अक़दार होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, अगर आप उसे बर्बाद कर देते हैं, बंदा तो सूखी रोटी पे भी गुजारा कर जाता है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स अगर उसकी महफूज नहीं है तो वो आपको क्या वोट देगा? आपको पहले तो मोदी को मुस्लिम्स ने भी वोट दिया है, क्रिश्चियंस ने भी वोट दिया है, दलित्स ने भी वोट दिया है। अब वो वोट देने को तैयार नहीं है। खुद जो सैन वॉइसेस विद इन बरहमन्स हैं
वो बड़े तंग आए हुए हैं कि हमारा जो नेहरूवियनिज्म था, गांधीइज्म था, सेकुलर जो चेहरा का इंडिया का है, उसको तो बर्बाद करके रख दिया। ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास मोदी साहब का, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कहाँ है जब मुस्लिम खवातीन के कपड़े फाड़े जाते हैं? सबका साथ सबका विकास कहाँ है जिस वक्त 3 खवातीन को बरहना करके आप मणिपुर के अंदर वॉक कराते हैं? सबका साथ सबका विकास कहाँ है जब आप मार्केट्स में आप जयपुर के अंदर ये कहते हैं कि कोई मुसलमान ट्रेडर्स दाखिल नहीं होगा, किसी को आप मुलाजिम न दें? सबका साथ सबका विकास कहाँ पे चला जाता है जब आप सिखों के खिलाफ एक्शंस लेते हैं, उनके लीडर को आप मारते हैं और उनकी ऊपर टैक्सेस लगाते हैं? सबका साथ सबका विकास कहाँ पे चला जाता है जिस वक्त सैलाब आता है और तकरीबन $100 बिलियन का नुकसान होता है और एक खातून जो पाकिस्तान से गई है, पूरी इंडियन मीडिया उसको दिखा रहा है, और जो यहाँ पे हजारों अमवात हो रही हैं और $100 बिलियन का नुकसान हुआ है उसको नहीं दिखाया जाता है? सबका साथ सबका विकास कहाँ चला जाता है जो हमारी एशियन सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन का जो क्लेम करते हैं, जिसने कभी जाके किसी इलाके को जाके फतह नहीं किया, और चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर भी यही बात आपको नजर आती है। तो पाकिस्तान ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है आपके एशियन सिविलाइजेशन का, इंडस सिविलाइजेशन का, जहां पे उनके हैं। आप तो उस मोड से आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, आप तो किसी बाहर वाले के साथ आपका इत्तेहाद बन रहा है। तो मैं समझता हूं ये सवालिया निशान उठे हैं और मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब इस दफा कामयाब होंगे, और ये प्रेडिक्शंस आ रही है यकीनी तौर पर नाकाम होंगे। बीजेपी पावर में नहीं आएगी चूंकि उसने इंडियन सोसाइटी को खोखला कर दिया है। और मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि जिन्ना साहब का कहना मुसलमानों को कि तुम यहाँ रहे तो रहे हो, लेकिन सारी उम्र वफादारियां तुम साबित करते रहोगे, तुम्हें वफादारी तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। शाहरुख खान को घर लेने की इजाज़त नहीं है, माजी में दिलीप कुमार को इजाज़त नहीं थी, वो जो शाह उनके बहुत अच्छे एक्टर हैं, हॉलीवुड के अंदर भी काम कर चुके हैं, वो कहते हैं पहली नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने कहा पहली मरतबा मुझे फील हुआ है कि मैं बीइंग ए मुस्लिम कितना मार्जिनलाइज्ड हूँ इंडियन सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर साहब आपने बड़ी सूरत के साथ और बहुत जो इस वक्त अंदर की बात है, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको बड़ा खूबसूरती से एलेबोरेट खूबसूरती